बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उनके बारे में विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, यानी यहाँ पर हम आपके सवालों को भी सुनते हैं, लाइव आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं और विषय से जुड़े हुए हमारे विशेषज्ञ आपकी समस्याओं का समाधान देते हैं, वो भी लाइव तुरंत। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम ना सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि आपके सवाल भी लेंगे। आइए नजर डालते हैं आज के दो विषयों पर। पहला हमारा विषय है सब्जियों की जैविक खेती और हमारा दूसरा आज का विषय रहने वाला है किसान उत्पादक संगठन। सब्जियों की जैविक खेती की बात करें तो आज के समय की मांग है। जैसा कि आप जानते हैं कि रसायनों के इस्तेमाल से काफ़ी हमें नुकसान हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और फल सब्जी और अनाजों की गुणवत्ता इससे प्रभावित हो रही है। इसीलिए इस वक्त ये समय की ज़रूरत भी है कि हम जैविक खेती की ओर रुख करें और उसमें आज हम विशेष तौर पर जैविक सब्जियों की खेती पर बात करेंगे। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन का क्या महत्व है किसानों के जीवन पर, उस पर भी हम विस्तार से आज विशेषज्ञ से बात करेंगे और आपके सवाल लेंगे। दो टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप कॉल करें और अपने सवाल हमें बताएं और साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें 8800520717 यानी 8800520717। ये भी आपके लिए व्हाट्सएप नंबर हमने यहाँ पर उपलब्ध कराया है। आप इस पर अपने सवाल टेक्स्ट के माध्यम से या फिर वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने प्रश्न। हमारा ईमेल पता नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। तो तीनों विकल्प आपके पास हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचाएं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जब आप हमें कॉल करें तो नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसी जगह से बात करें जहां से हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें। टेलीविज़न की वॉल्यूम को उस वक्त बंद कर दें और साथ ही ज़्यादा बातों को कम शब्दों में कहने का प्रयास करें। अपने क्षेत्र के बारे में भी ज़रूर बताएं अपने नाम के साथ। इसी तरीके से व्हाट्सएप जब आप करें तो पूरा सवाल आप लिखें और अपने ज़िले के बारे में और अपना नाम उसमें ज़रूर मेंशन करें और ईमेल करते हुए भी इस बात का ध्यान रखें। तो आज के दो मेहमान जो हमारे साथ कार्यक्रम में रहेंगे अगले 1 घंटे तक, उनसे आपकी हम मुलाकात करवा देते हैं। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रमादित्य जी हैं। सर स्वागत है आपका। विक्रमादित्य पांडे जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली में और किसान उत्पादक संगठन पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही हमारे किसानों की भी अगर कोई सवाल है, कोई आशंका है तो भी आप हमें कॉल करें, डायरेक्ट अपने मेहमान से आपकी बात कराएंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजीव जी हैं। सर आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर राजीव एसोसिएट प्रोफेसर है सब्जी विज्ञान विभाग चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में। और हम डॉक्टर राजीव से बात करेंगे जैविक सब्जियों की खेती पर। सर एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तो जो भी जैविक खेती से जुड़े हुए, सब्जियों की खेती से जुड़े हुए सवाल होंगे उनके जवाब हम डॉक्टर राजीव से लेंगे और साथ ही इस विषय के बारे में भी विस्तृत चर्चा होगी उनसे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर पांडे मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम बात करें किसान उत्पादक संगठन की, तो समूह पहले भी होते थे लेकिन अब क्योंकि इसे सरकार और व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है, किसानों को संगठित करने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे वजह शायद ये भी है कि क्योंकि छोटे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए उनको एम्पावरमेंट देने का एक प्रयास भी है किसान उत्पादक संगठन। इसे हम आम लोगों की भाषा में किस प्रकार से समझे, कैसे लाभकारी है? जी, अगर पिछले कुछ 3-4 सालों की अवधि में हम देखें तो इस कोविड-19 की बीमारी के अवधि में
भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है, और इसके पीछे हमारे जो कारण है, जो मुख्य है, वो हमारा कृषि जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, कृषि से सपोर्टेड है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और इस क्रम में जो भारत सरकार के जो लक्ष्य है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनाने का लक्ष्य रखते हैं और भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया गया है, इसमें सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। और उसी क्रम में जो कृषि से सपोर्टेड अर्थव्यवस्था है, उसको आगे ले जाने के लिए किसान उत्पादक संगठन का बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो आज का जो विषय है बहुत रोचक है, और जो भी किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं अगर इसको ध्यान से सुने तो इस भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर कृषि में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं और अपना भी कल्याण कर सकते हैं। इसके माध्यम से राष्ट्र और पूरे संसार का भी कल्याण कर सकते हैं इसके माध्यम से। जी बिल्कुल। और देखिए, हमारी सरकार की जो सोच है या फिर हमारी जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। तो हम अनाज सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए पैदा नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए हमारी भूमिका और भी महत्वपूर्ण है और इस दिशा में हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। तो चलिए, आज का जो पहला विषय है किसान उत्पादक संगठन, उससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखते हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ माने जाते हैं। ऐसे में किसानों को खेती किसानी में कोई दिक्कत ना हो, वो आत्मनिर्भर बने और सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके, सरकार ने इस बारे में हमेशा से ही सोचा है और किसानों के लिए कई अहम योजनाओं की शुरुआत की है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बता दें कि 15 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का हस्तांतरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की स्कीम है। सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपए की मदद दी जाती है। यानी हो या फिर किसान मानधन योजना की बात हो, मकसद यही है कि किसानों को सशक्त किया जाए, उन्हें और मजबूत किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो सर, और क्या प्रमुख बातें हैं इस योजना से जुड़ी हुई? जी देखिए, हमारे देश में वर्तमान समय में लगभग 91 से 92 करोड़ टन विभिन्न प्रकार के जो कृषिजन्य वस्तुएं हैं उनका उत्पादन किया जाता है। इसमें कई तरह के किसान, बड़े, छोटे, मध्यम, सीमांत किसान हैं और बहुत से ऐसे जो किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है, जो आंशिक रूप से खेती करते हैं दूसरों की ज़मीन लेकर के। और कृषि में उत्पादकता बढ़े और उससे लाभ बढ़े लोगों का, जो इससे जुड़े हुए कृषि व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका लाभ बढ़े, उसके लिए एक साथ में आना सब कई लोगों का बहुत आवश्यक है। जिससे क्या होता है, इससे कई चीजें होती है। एक तो उत्पादकता बढ़ती है और कृषि में उत्पादन लागत कम आती है। इस विषय पर हम हमारे पुराने दार्शनिक रहे हैं जो हमारे समाज में बहुत प्रचलित रहा, उनकी 4 पंक्तियों के साथ हम आज कहना चाहेंगे कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए जी, और रहीमन मूल सींचियो फूले फले अघाए। अर्थ ये है कि जो ये जमाना जो है विशिष्टीकरण का है या स्पेशलाइजेशन का है। तो आज के समय में अगर स्पेशलाइजेशन के साथ हम किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें लाभ ज़्यादा होता है और उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज का समय इस तरह का है और किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से कई सारे किसान जिनके पास जोत का आकार छोटा है और उत्पादन कम होता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा भाग होता है जो वो स्वतः उपभोग के लिए रखते हैं और कुछ अंश होता है जो कि वो बाजार में विपणन के लिए या निर्यात के लिए जो संकलित करना चाहते हैं। कई लोग मिलकर अगर उत्पादन करें, तकनीकी का जो उपयोग है इस उत्पादन श्रृंखला में, तो इस तरह से उत्पादन लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे लाभ अधिक होगा, जिससे जन कल्याण होगा और लोक कल्याण होगा। यही इसका जो उद्देश्य है। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि
आज का जो समय है वो स्पेशलाइजेशन का है, मतलब आप किसी एक चीज़ में दक्षता के साथ आगे बढ़ें तो आपको ज़्यादा लाभ होने के यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि हमारी सरकार भी जिस क्षेत्र की जो खासियत है उसे और बेहतर तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से एक ज़िला एक उत्पाद की बात करें वो भी स्पेशलाइजेशन से ही जुड़ा हुआ है कि जिस ज़िले की जो खासियत है उसमें उसे और सशक्त किया जाए, उसे निपुण किया जाए। तो आज हम बात करें किसान उत्पादक संगठन की, और दूसरा हमारा जो विषय है वो है जैविक खेती, ख़ास तौर पर सब्जियों की जैविक खेती आप किस प्रकार कर सकते हैं। किसान उत्पादक संगठन से जुड़ी हुई हमारी जो रिपोर्ट है हम आपको आगे दिखाएंगे कि और कौन कौन सी विशेष बातें हैं इस पूरी योजना से जुड़ी हुई, और कैसे ये किसान उत्पादक संगठन जो FPO है किसानों को सशक्त कर रहे हैं, उन्हें आत्मबली बना रहे हैं। हम बात करते हैं अब हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर राजीव, उनसे हम बात करते हैं। सर, हम जैविक खेती में आज सब्जियों की जैविक खेती की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इसे हम समझें कि ये समय की मांग है, क्यों इसे अब बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है जैविक खेती की तरफ, चाहे वो उपभोक्ता हो या किसान हो, सबका हम अच्छा रुझान देख रहे हैं। इसको हमको थोड़ा सा इस तरीके से समझना होगा। यदि हम वैश्विक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो हमारे देश का सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है जी। जो ये दर्शाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग यहाँ पर सब्जी का उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ ये भी हमको देखना होगा कि जो मिट्टी का जो गिरता हुआ स्वास्थ्य है वो इस समय चिंता का कारण है। और जैसे जैसे आजकल लोग उपभोक्ता भी बहुत जागरूक हैं, तो उनको उच्च गुणवत्ता युक्त सब्जी प्राप्त करना या सभी को मिलना सभी का अधिकार है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि इस देश में जो मानव स्वास्थ्य है, जब वो स्वस्थ रहेगा, अस्वस्थ खाएंगे तभी जो है देश के निर्माण में सहायक होगा। तो इसलिए मेरी किसान भाइयों से विशेष अपील है कि जो जैसे हम लोग कृषि रक्षा रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं उसको आप धीरे धीरे कम करते हुए सब्जियों की जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। सब्जियों में विशेषकर मैं इसलिए बताता हूं कि किसान भाई बहुत से विषैले कृषि रक्षा रसायनों की जिनकी संस्तुति भी नहीं की जाती उनका भी प्रयोग करते हैं और जिनका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जी। और देखिए, सब्जियों में रसायनों का जो इस्तेमाल होता है फल सब्जियों में, उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, क्योंकि कुछ उसमें वेटिंग पीरियड भी होता है कि आपने अगर ये रसायन इस्तेमाल किया है, ये कीटनाशक इस्तेमाल किया है या कोई भी अन्य उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 15 दिन का वेटिंग है या 20 दिन का है, 1 हफ्ते का है। अगर आप उस समय से पहले उसे बाज़ार में उतार देते हैं तो आप समझिए कि हम सब्ज़ी या फल नहीं खा रहे बल्कि जहर सीधा हम अपने शरीर में समा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक तो संतुलित इस्तेमाल करें और साथ ही अगर हो सके तो धीरे धीरे आप रसायनों का पल्ला छोड़ दें, रसायनों से तौबा कर लें और जैविक खेती, जैविक सब्जियों की खेती की ओर रुख करें। और विस्तार से इसे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। खेती के लिए भूमि की उपजाऊ क्षमता का अच्छा होना जरूरी है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए जैविक खेती करना एक बेहतर विकल्प है। जैविक खेती फसल उत्पादन की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उत्पादों जैसे उर्वरक, कीटनाशी, फफूंदनाशी और खरपतवार नाशी आदि के उपयोग को हतोत्साहित किया जाता है और कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बनिक खादें, जैव उर्वरक, हरी खाद, फार्म के उत्पाद, जैविक कीटनाशी और फसल चक्र आदि के उपयोग पर जोर दिया जाता है। जैविक तरीके से आप सभी तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। दरअसल जैविक खेती करने के कई लाभ हैं, जैसे इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से उत्पादन लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है और मजबूत उपभोक्ता मांग से किसानों को अच्छी आय होती है। इतना ही नहीं, जैविक खेती करने से पर्यावरण को भी फायदा होता है। भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, मिट्टी, खाद और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। खाद बनाने में कचरे का उपयोग होने से बीमारियों में कमी आती है। जैविक विधि से उगाई गई सब्जियों का स्वाद और पौष्टिकता काफी अच्छी होती है।
इतना ही नहीं, जैविक विधि से तैयार सब्जियों की भंडारण क्षमता भी अधिक होती है। जैविक विधि से तैयार सब्जियों में कीड़े मकोड़ों और रोगों का प्रकोप भी अपेक्षाकृत कम हो जाता है। साथ ही जैविक खेती से पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। तो अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी और जाना आपने कि जैविक खेती के कितने लाभ हैं, और ना सिर्फ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि मिट्टी की सेहत, मिट्टी की गुणवत्ता, पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम रसायनों का कम से कम संतुलित इस्तेमाल या फिर ना ही करें तो बेहतर है, जिसमें जैविक खेती या प्राकृतिक खेती एक नया रास्ता हमारे किसानों के लिए, नया रास्ता या फिर कहें कि एक बार फिर से हम प्रकृति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों विषय से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करें, टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से भी अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। सर, जैसे किसान उत्पादक संगठन की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत सारे किसान ये भी जानना चाहते हैं कि चलिए किसान उत्पादक संगठन मान ली हम बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? क्या जो पहले से बने हुए हैं उनसे जुड़ें या फिर नया संगठन बनाए? मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत करें अगर किसान सुनकर अभी प्रोत्साहित होता है कि वो FPO से जुड़े? जी, इसमें सबसे पहले ये आवश्यक है कि कम से कम 10 किसान ये जो कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो कम से कम 10 किसान होने चाहिए जो अपना ये रुचि दिखाएं कि हम एक संगठन बनाकर कृषि व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। उन 10 को सबसे पहले अपने आप को पंजीकृत करवाना होता है। उसके बाद उन 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को मुख्य प्रोत्साहक या चीफ प्रमोटर के रूप में इलेक्ट किया जाता है। वो 10 व्यक्ति मिलकर उसमें से एक व्यक्ति को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, जो मुख्य प्रोत्साहक के रूप में उसको जाना जाता है। इन 10 व्यक्तियों के अंशदान से इसको स्थानीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर पंजीकरण कराना होता है। इस पंजीकरण के बाद में धीरे धीरे सदस्यों की संख्या को बढ़ाना होता है, जिनका एक जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगाया जाता है और इस संगठन के पास जमा किया जाता है। मैदानी इलाकों के लिए एक किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए मैदानी इलाकों में कम से कम 300 सदस्यों का होना आवश्यक है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लगभग 100 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ पात्रता के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि उस व्यक्ति को जो है कि कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, मतलब युवा होना चाहिए। उसके बाद उसका अपना आधार भी होना चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए, निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए और जो आवश्यक बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल होना चाहिए। ये जो आवश्यकताएं हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो उसके पास होना चाहिए। और सबसे मुख्य बात है कि वो व्यक्ति कृषि उत्पादन और विपणन व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए। ये इतनी पात्रताएं होनी चाहिए तो किसान उत्पादक संगठन का वो सदस्य हो सकता है। जी जी बिल्कुल। अब इस क्रम में सबसे जो पहले आरंभ होता है वो खंड विकास स्तर पर इसकी शुरुआत की जाती है और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, और फिर इसमें ये भी बात है कि विभिन्न जिलों के लोग मिल सकते हैं, विभिन्न प्रांतों के लोग भी मिल सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका संगठन बनाया जा सकता है। तो ये कुछ खास आवश्यकताएं हैं एक किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए, और उसमें भारत सरकार आर्थिक रूप से सहयोग भी देती है, जिसका विवरण हम आगे देंगे। जी बिल्कुल। तो किस तरह का सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जिसको सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहते हैं या फिर उससे जुड़ना चाहते हैं। आइए अब एक बार रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं जो कि और कुछ बातों को समेटे हुए है। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO किसानों का एक समूह है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है, कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। इसे वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। FPO सिर्फ एक कंपनी नहीं
बल्कि किसानों के फायदे के लिए बनी एक सामूहिक संस्था है। किसान चाहे तो समूह बनाकर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कर एफपीओ तैयार कर सकते हैं। खेती करने वाले किसान व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने में समान विचार रखने वाले किसान और एक या एक से अधिक गांवों के किसान मिलकर इस तरह के समूह को खुद तैयार कर सकते हैं। हालांकि वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए एफपीओ का कंपनी कानून 2013 या राज्य सहकारी समिति कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी है। एफपीओ को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वी राज्यों में बने एफपीओ को छोड़कर हर एक एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने एफपीओ में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। फायदों की बात करें तो एफपीओ के बहुत से फायदे हैं, जैसे खेती को टिकाऊ बनाने, आजीविका को बढ़ावा देने, खेती पर निर्भर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में एफपीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने, परिवहन लागत कम करने और पूर्ण उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ पर, और अगर आप अभी जुड़ रहे हैं तो एक बार फिर से आज के जो हमारे दो विषय हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं और आपके सवाल ले रहे हैं वो आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं जैविक खेती की, जिसमें विशेष तौर पर सब्जियों की जैविक खेती किस प्रकार हमारे किसान अपना सकते हैं, और इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ पर भी बात हो रही है। आपके सवालों का हमें इंतजार है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक में रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहें हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। एक बार फिर से आपका स्वागत है हेलो किसान में। अगर आप अभी अभी हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो आज के विषय के बारे में आपको फिर से जानकारी दे दें। आज हम बात कर रहे हैं एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन की। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आप जैविक खेती को अपना सकते हैं, इसके लाभ क्या हैं, और अगर आप नए सिरे से जैविक खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। आपकी कॉल्स, ईमेल और व्हाट्सएप सवालों का हमें इंतजार है। फिलहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जैविक खेती पर बात करते हैं। डॉक्टर राजीव, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी जी मैडम। जी सर, जैविक खेती की हम बात करें और सब्जियों की, तो ये बहुत अवधि वाली सब्जियां नहीं होती हैं, मतलब फसल नहीं होती, छोटी अवधि की फसल होती है। जैसे हम अन्य पारंपरिक फसलों की बात करते हैं उसमें लगभग 2-3 साल का पूरा वक्त लगता है जब आपका पूरा खेत एकदम जैविक फसल के लिए तैयार होता है। लेकिन जब हम सब्जियों की खेती की बात करते हैं तो उस वक्त क्या स्थिति रहती है? जब हम सब्जियों की खेती की बात करते हैं, क्योंकि सब्जियों में जो रसायन है उनका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, तो जिन क्षेत्रों में सब्जियों का पहले से ही सब्जियां उगाई जा रही हैं, तो वहां पर आप ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक खेती, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक की खेती की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात हमको ऑर्गेनिक खेत तैयार करना होता है। तो जिन क्षेत्रों में बहुतायत से सब्जी उगाई जा रही है लंबे समय से, तो उसमें कम से कम 3 वर्ष का समय लगता है ऑर्गेनिक खेती की ओर आने में। कुछ क्षेत्र का जैसे विशेष रूप से जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्रफल है जहां पर कृषि रक्षा रसायनों का बहुत अंधाधुंध प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम लोग 2 साल में जो जमीन है उसको हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही कम क्षेत्र हैं, विशेष रूप से बुंदेलखंड में अभी तक ये स्थिति है कि बहुत अत्यधिक रसायनों का वहां पर प्रयोग नहीं है। वैसे अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो कम से कम 3 वर्ष का समय लगता है, और 3 वर्ष के समय के बाद जो है हमारा खेत ऑर्गेनिक खेती के लिए तैयार हो पाता है। एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहता हूँ कि इस पीरियड को, इस अवधि को हम जो है कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं। इस अवधि में हो सकता है कि किसान भाइयों को थोड़ा बहुत 2 से 3 वर्षों तक कुछ उत्पादन कम मिले, लेकिन थोड़ा सा यदि किसान भाई धैर्य करेंगे और जितनी भी जैविक खेती की तकनीक है उन सब का अपनी खेती में समावेश करेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए काफ़ी अच्छा उत्पादन किसान इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा सा किसानों के मन में ये आशंका रहती है, संशय रहता है कि ऐसा ना हो कि हमें फसल कम, हमारी जो उत्पादन है वो कम हो जाए और हमें नुकसान हो जाए, तो ऐसा नहीं है, जिसके बारे में भी डॉक्टर राजीव ने अभी जानकारी दी। आइए कॉलर है उनसे हम बात कर लेते हैं। राघवेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। हेलो राघवेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मुझे जैविक खेती के बारे में जानकारी चाहिए थी। जैविक खेती के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? सब्जियों की खेती पर हम आज बात कर रहे हैं, क्या विशेष जानना चाहते हैं? जी क्या जानना चाहते हैं सर? सब्जियों की खेती के बारे में हम, जैसे कि जैविक खेती में बीमारी या रोग आएंगे तो वो कैसे, उसका नियंत्रण कैसे करेंगे? ठीक है राघवेंद्र जी, अच्छा सवाल है आपको। डॉक्टर राजीव हमारे दर्शक है राघवेंद्र जी, जिन्होंने ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है और ये जानना चाहते हैं कि जैविक खेती में जो बीमारियां आ जाती हैं, कीट आ जाते हैं, उनका नियंत्रण किस प्रकार से करें। ये अक्सर हमारे किसान ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या वाकई में जिस तरीके की बीमारियां या कीट हैं उनका जैविक तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है? बिल्कुल, ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि जैविक खेती में हम बिना रसायनों के, बिना कृषि रक्षा रसायनों के, जो केमिकल विशेष रूप से पेस्टिसाइड बताते हैं किसान भाई, जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं, तो बिना उनके भी हम बहुत अच्छे से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, यदि हम कीटों की बात करें तो सामान्यतः 2 तरह के कीट लगते हैं। एक कीट ऐसे हैं जो पत्तियों का रस चूसते हैं और दूसरा कीट वो है जो पत्तियों को काट कर खाते हैं। तो जहां तक पत्तियों का रस चूसने वाले कीटों की बात है, इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को नीम का तेल मार्केट में जो विभिन्न सांद्रता का मिल रहा है, तो सामान्यतः 300 ppm का जो नीम का तेल मार्केट में उपलब्ध है, उसकी 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर परनीय छिड़काव करें। और इसके साथ साथ एक जैविक उत्पाद भी हमारे मार्केट में उपलब्ध है जिसको वर्टिसिलियम लेकेनाई बोलते हैं, वर्टिसिलियम लेकेनाई, जिसकी 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर पत्तियों पर छिड़काव कर दें तो पत्तियों के जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो मर जाते हैं। जहां तक पत्तियों को काट कर खाने वाले कीड़ों की बात है, तो इसके लिए एक बैसिलस थर्मोजेनेसिस, जो जिसको बीटी के नाम से भी जाना जाता है, तो बीटी की 1 किलोग्राम मात्रा को एक पानी में इसका घोल बनाकर 1 हेक्टेयर के लिए यदि प्रयोग करते हैं तो जो पत्तियों का काटने वाला कीट है वो लगभग सभी कीट नियंत्रित हो जाते हैं। और यदि ये नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी दशा में इसका विकल्प के रूप में एनपीवी, जो लगभग 250 लार्वा के समतुल्य मार्केट में घोल मिलता है, उसको 1 हेक्टेयर में यदि हम छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा सा नियंत्रित हो सकता है। इसके साथ साथ और भी कई एक तरीके हैं, जैसा कि वर्तमान समय में गोभी वर्गीय फसल खड़ी है
और जिस क्षेत्र के किसान भाई हमारे ये सवाल किया है वहां पर भी गोभी वर्गीय फसलें काफी होती है। तो यदि हम ये मान कर चलें कि उनके खेत में यदि गोभी वर्गीय फसलें हैं तो अपने खेत के चारों ओर या हर 10-15 मीटर के अंतराल पर एक सरसों का 2 लाइन, जो सरसों की फसल है 2 लाइन उसमें लगा दे, तो बिना कुछ किए, बिना किसी रसायन के, न जैविक, बिना किसी जैविक रसायन प्रयोग किए आप लगभग 80% कीट गोभी वर्गीय फसलों के सरसों पर आ जाएंगे और हमारी गोभी एक सुरक्षित गोभी हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैविक तरीके से और उसके विकल्पों के रूप में भी हम लोग जैसे गर्मियों की जुताई है, इस तरह की विधा हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हर प्रकार के कीट का नियंत्रण हम जैविक खेती में कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि हर प्रकार के कीटों का नियंत्रण जैविक खेती में किया जा सकता है और उसके क्या उपाय हैं ये भी अभी हमने आपने जाना भी हमारे मेहमान से। कई किसानों के मन में यही सवाल उठते, आशंका उठते हैं कि कीट और बीमारियों का नियंत्रण क्या हम जैविक तरीके से कर सकते हैं या फिर उसके लिए रसायनों का ही एक रास्ता बचता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन यानी FPO पर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि FPO के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से इसका गठन किया जा सकता है। अगर आप इसका गठन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन अब आगे बढ़ें तो हम ये भी जानते हैं कि इस तरह के संगठन को लंबे समय तक सस्टेन करना एक चुनौती रहती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होती है। तो क्या इसका भी किसी तरह का प्रोविज़न सरकार की तरफ से रखा गया है FPO में? जी, इसमें सबसे बड़ा तो बात है कि भारत सरकार ने एक संस्थान स्थापित किया है गुरुग्राम हरियाणा में, जिसका नाम है लक्ष्मण राव इनामदार राष्ट्रीय अकादमी, जो कि सहकारिता पर अनुसंधान और विकास का कार्य देखती है। इस पर जितने भी हमारे किसान उत्पादक संगठन हैं इस संस्था से जुड़कर इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा विषय यह है कि इसको कैसे टिकाऊ बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की जो वित्तीय व्यवस्थाएं भी का प्रावधान किया है। पहली व्यवस्था यह है कि जब FPO बनाया जाता है तो पहले 5 सालों के लिए उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो इंक्यूबेशन की अवधि होती है, उसमें सरकार ने लगभग 25 लाख रुपए का अंशदान देने का प्रावधान कर रखा है। दूसरा जो है वो 4 साल के लिए, जिसमें अगर बहुत बड़ी संस्था है उसमें एक अंशदान का एक प्रावधान ऐसा किया गया है कि जिसमें 4 साल की अवधि में लगभग 15 लाख रुपए भारत सरकार अंशदान देती है कि उसको कैसे चलाया जाए। इसमें इसके लिए जो विशेष शर्त यह है कि बड़े बड़े जो किसान उत्पादक संगठन हैं जिसमें कि लगभग 750 सदस्यों का होना आवश्यक होता है, तो 750 सदस्यों के लिए लगभग 2000 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से 15 लाख रुपए का अंशदान इस रूप में भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो आरंभिक 5 वर्ष के लिए जो इसको किसान उत्पादक संगठन को चलाने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए लगभग 18 लाख रुपए अंशदान अलग से दिया जाता है, जिसको कि 6-6 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है किसान उत्पादक संगठन को जो पंजीकृत होता है। अब इसको जो 18 लाख का जो अंशदान दिया जाता है, इसके लिए कई मदें हैं जिनमें किसान उत्पादक संगठन इसको खर्चा कर सकते हैं। तो पहला मद जो होता है, इसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसकी नियुक्ति करनी होती है, जो एक प्रबंधक के रूप में किसान उत्पादक संगठन के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। और इसके लिए प्रति माह के हिसाब से लगभग 25,000 रुपये वेतन का भी प्रावधान रखा गया है कि किसान उत्पादक संगठन मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 25,000 रुपये प्रति मास जो है उसको उसके रूप में दे सकते हैं, वेतन के रूप में। इसके साथ साथ एक अकाउंटेंट भी रखा जा सकता है जो कि वित्तीय लेन देन को भी उसकी व्यवस्था देखता है, जिसके लिए 10,000 रुपये प्रति मास वेतन का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त एक समय के लिए जब इसका पंजीकरण किया जाता है संगठन का, तो उसके लिए भी सरकार ने लगभग 40,000 रुपये तक का अंशदान की प्रावधान किया गया है। और जहां पर इसका कार्यालय खोला जाता है उस पर भी लगभग 48,000 रुपये प्रति वर्ष, लगभग 4,000 रुपये प्रति मास के हिसाब से
इसके किराए के लिए भी जो कार्यालय होता है उसके किराए के रूप में भारत सरकार इसमें अंशदान देती है। अब इस कार्यालय को चलाने के लिए भी छोटी छोटी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि उसमें जो लेखन सामग्री का उपयोग है या छोटे मोटे इक्विपमेंट हैं उसमें भी 20,000 रुपये का अंशदान दिया जाता है। और अदर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो किसान उत्पादक संगठन के लोग कहीं आना जाना चाहते हैं उसके लिए भी 18,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। और कुछ छोटे मोटे अगर जो किसान जैसे टेलीफोन का बिल है इसके लिए भी लगभग 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। तो वित्तीय सुविधाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने बहुत पर्याप्त सुविधाएं दे रखी हैं और इन जितना हमने अभी बताया है इन सबको अगर मतलब जोड़ा जाए तो लगभग एक किसान उत्पादक संगठन को 58 लाख रुपए तक की सुविधा भारत सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इसकी सुविधा दे रखी है। तो 5 साल में ये माना जाता है कि कोई भी किसान उत्पादक संगठन अपने स्वायत्त बन जाएगा और अब स्वायत्त रूप से वो कार्य करेगा और पूरे समाज को लाभान्वित कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सरकार की तरफ से कितने प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक संगठन बना लें और ये सिर्फ किसानों के ऊपर ही इसकी पूरी जिम्मेदारी है, बल्कि सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए ये लंबे समय तक सस्टेन रहे और जिस मकसद के साथ इनकी शुरुआत की गई है उस मंजिल तक पहुँचे, यानी किसानों का सशक्तिकरण, उनके आर्थिक विकास को बल। और इसके लिए सरकार हर तरह से हर संभव प्रयास या फिर कहें समर्थन या कोशिशें सरकारी की जा रही हैं किसान संगठन के लिए। फिलहाल एक कॉलर है बलराम यादव जी हैं फोन लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। जी बलराम जी बताइए क्या प्रश्न है। हेलो जी नमस्कार मैडम। नमस्कार बलराम जी, सवाल बताएं। जी मेरा एक सवाल है मैडम, जैसे कि पौधे के लाने मजबूत करने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं, हम खुद बनाते हैं। किस चीज का काम करते हैं? जी वर्मी कंपोस्ट का काम वर्मी करता हूं मैडम मैं। ओके ठीक है। जी मैंने एग्रीकल्चर से पढ़ाई करी है BSc। जी तो मैं खुद की यूनिट से अभी मैंने काम चालू करा है। अगर हम पौधे के लाने जैसे कीटों से रोकने के लिए और उसे खरपतवार नष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, हम बात करते हैं डॉक्टर राजीव से। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। सर हमारे दर्शक है बलराम यादव जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया, विदिशा से हैं ये, और अभी आपने उनका सवाल सुन लिया होगा या फिर मैं सवाल दोहराऊं सर? नहीं सवाल सुन लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। जी बहुत ही अच्छा लगा कि किसान भाई ये कह रहे हैं कि हमने वर्मी कंपोस्ट का काम किया है और वो BSc एग्रीकल्चर से ही है। सौभाग्य की बात है, अच्छा है और वो एक सही दिशा में जा रहे हैं। देखिए वर्मी कंपोस्ट का काम है पौधे में पोषक तत्वों को देना, लेकिन यदि हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण में वर्मी कंपोस्ट का योगदान नहीं, उसके लिए हमें दूसरी विधाओं को अपनाना होगा। यदि आपके खेत में जो आपका जैविक खेत है उसमें खरपतवारों का बहुत अत्यधिक प्रकोप है तो 3-4 चीजों का आप ध्यान रखें। सबसे पहला यह है कि जब मई जून के महीने में जो आपका खेत है खाली हो रहता है अक्सर उस समय, तो तेज धूप में आप उसकी जुताई करनी है। और इसके साथ साथ यदि लग रहा है कि फिर भी बहुत अत्यधिक मात्रा में खरपतवारों का प्रकोप है या आप नर्सरी क्षेत्र में विशेष रूप से करना चाहते हैं तो हम मृदा का सौरीकरण करते हैं। और मृदा का सौरीकरण करने के लिए 200 गेज की पॉलीथीन की पारदर्शी शीट 200 गेज की होती है, जिसमें पारदर्शी यानी कि जो सफेद होती है जिसमें सूर्य की रोशनी जो है आर पार चली जाती है, उसको आप अपना खेत को में थोड़ा सा पानी लगाकर खेत को गीला कर इसको ढक देते हैं और इस शीट को ढकने के बाद इसके चारों तरफ से मिट्टी से दबा देते हैं, जिससे इसके अंदर गर्मी उत्पन्न होती है। तो इससे क्या है कि जितने भी खरपतवार के बीज वहां पर पड़े हैं वो समूल बीज नष्ट हो जाएंगे। और ये मृदा का जो सौरीकरण है ये एक ऐसी विधा है जो मिट्टी जनित जितने भी रोग हैं और जितने भी कीट हैं सभी का जो है समूल नष्ट करने में ये बहुत बड़ा सहायक है। तीसरी एक विशेष रूप से ध्यान रखना है जैविक खेती में, ये आप अच्छे से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो फसल चक्र जो है लगातार जो है अपनाते रहें और उसमें बीच बीच में आप दलहनी फसलों को भी प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत अच्छे से जैविक जो खेती है आपकी उसमें खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आपने।
और ये हमारे दर्शक भी थे, काफ़ी जागरूक दर्शक, आज के पढ़े लिखे हमारे किसान हैं जिन्होंने हमें कॉल किया था और अपना प्रश्न हम तक पहुंचाया था। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए कार्यक्रम में, आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं तो विषय एक बार फिर से सुन लें। आज हम बात करें सब्जियों की जैविक खेती और किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की। छोटा सा ब्रेक। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं FPO यानी किसान उत्पादक संगठन और सब्जियों की जैविक खेती की। अगर दोनों ही विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपके सवालों का इंतज़ार है हमें, लेकिन फिलहाल अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर विक्रमादित्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन की तो इसकी भूमिका क्या क्या है और कृषि के किस किस क्षेत्र में इसकी भूमिका है? जी, किसान उत्पादक संगठन कृषि से संबंधित जितने भी विषय हैं वो सारे विषय पर काम कर सकता है। विशेष रूप से उत्पादन, संग्रहण और विपणन व्यवसाय से जितना की जो गतिविधियाँ हैं उसमें कार्य करता है। अब इसकी भूमिका ये होती है, दो तीन मुख्य भूमिकाएं होती हैं। एक तो है कि जितने इसके सदस्य लोग हैं उनके लिए तकनीकों को सुलभ बनाना। अब तकनीकों को सुलभ बनाने के लिए पूरे देश में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जहां पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे विषय के विशारद उपलब्ध हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ होते हैं। उनसे संपर्क करके या कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रसार विभाग होता है उससे संपर्क करके अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान और इसके जो अटारी हैं उनसे संपर्क करके जो हमारे इसके सदस्य हैं उनको तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना। दूसरा है कृषि में जितने इनपुट लगते हैं या जो लागत लगते हैं, जितनी मदें होती हैं उनकी व्यवस्था करना। जैसे अभी आज ही का विषय चल रहा है जो जैविक सब्जी उत्पादन, इससे संबंधित ये भी एक विषय हो सकता है जिस पर कि किसान उत्पादक संगठन बन सकता है। जैविक खेती उत्पादन और जैविक सब्जी उत्पादन और उसके विपणन व्यवसाय से संबंधित। तो इससे संबंधित जितने भी लागत की मदें हैं, वो खाद और जो जैविक नियंत्रक या उससे संबंधित जितने जो कीटनाशक या जितने भी इतने हैं, इनका व्यवस्था करना और कब कैसे कितना डालना है कृषि में इसके बारे में तकनीकी जानकारी देना और सदस्यों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये सारी इसमें आती हैं। और इसके साथ साथ चूँकि ये किसान उत्पादक संगठन सामुदायिक सहयोग की भावना पर कार्य करता है तो इसमें सबका साथ और सबका प्रयास बहुत आवश्यक होता है। तो सबके प्रयास से ये सब चलता है और इस क्रम में जितने हमारे होते हैं, जितने उपक्रम होते हैं, इसका उत्तरदायित्व तो होता है। तीसरा जो इसका प्रमुख जो भूमिका होती है वो किसानों के लिए जो इस संगठन के लिए वित्त की व्यवस्था करना। तो एक वित्त व्यवस्था का जो माध्यम है वो सरकारी सहयोग और दूसरा जो इसका जो माध्यम होता है वो जितने सदस्य होते हैं उनकी तरह से अंशदान। तो ये पूरे जो मिला करके जो इसके माध्यम से जो जब चलता है तो किसान उत्पादक संगठन चलाया जाता है और जिससे इसका सफल होना लगभग सुनिश्चित किया जा सकता है।
जी सर, कुछ एक बहुत अच्छे सवाल आए हैं। गौतम एक हमारे दर्शक हैं और ये FPO से जुड़े हुए सवाल इन्होंने किए हैं जी, और ये जानना चाहते हैं कि हाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन FPO एंड कंपनी लॉ, मतलब FPO और कंपनी लॉ में क्या फ़र्क है, और इसके साथ ही अगर FPO के बेनिफिट्स अगर लेते हैं और अगर बाद में अगर ये FPO फेल हो जाती है तो उसके नुकसान क्या है, मतलब इसके ड्रॉबैक क्या है, और ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग रहेगा। पहले ये सवाल है इनका, कई सवाल हैं तो इससे हम शुरुआत करते हैं। जी, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सरकार 3 अलग अलग तरह से इसको आर्थिक सहायता देती है, और जो आरंभ के 5 वर्ष होते हैं किसान उत्पादक संगठन के, वो इंक्यूबेशन का अवधि माना जाता है। इस अवधि में सरकार किसान उत्पादक संगठन को लगभग 25 लाख रुपए का अनुदान देती है इसको चलाने के लिए, कि जितना भी चाहे प्रसंस्करण का उद्योग हो या इकट्ठा करके विपणन का उद्योग हो या परिवहन जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का है, इसके साथ साथ उत्पादन। वास्तविकता ये है कि किसान उत्पादक संगठन ये ऐसा अपेक्षा की जाती है कि किसी वस्तु विशेष या कृषि जन्य मद विशेष के उत्पादन, संग्रहण और विपणन सारे कार्य को एक साथ में देखेगा। तो जो 5 साल का हमारा आरंभिक जो अवधि होती है उसमें जो सरकार 25 लाख रुपए का अनुदान देती है और 15 लाख रुपए का अलग तरह से जो बड़े बड़े जितने किसान उत्पादक संगठन हैं वो 4 साल की अवधि में 3 अलग अलग रूप में 3 भागों में दे करके 15 लाख का अलग से योगदान, और जो हमने बताया कि इसको चलाने के लिए 18 लाख रुपए का अलग से 6-6 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से अनुदान देती है। जी जी। तो ये है, और इसके जो नियम और उपनियम हैं इसकी जानकारी के लिए जो आपके स्क्रीन पर एक ईमेल दिया गया है, तो मैं माननीय जो हमारे आज के जो श्रोता हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि उस पर ईमेल करके, जो ईमेल है coop@ncdc.in, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि वो ईमेल है coop@ncdc.in। बिल्कुल, अभी स्क्रीन पर हम इसे फ्लैश भी कर देते हैं। हाँ, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं कि कंपनी लॉ और फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है FPO के में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, परंतु अंतर है, और सरकार ने इसमें ऐसी सुविधाएं प्रदान की हैं कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और ये सफल किया जा सके। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी वैज्ञानिक और प्रशासन पर के लोग भी सदैव तत्पर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने बताई और हमारे कुछ कॉलर भी इंतजार भी कर रहे हैं, उनके सवाल हम जरूर लेंगे। और जो हमारे दर्शक थे गौतम, उन्होंने कुछ 2 और सवाल भेजे हैं, तो वो मैं डॉक्टर राजीव के सामने रखूंगी, उनका जवाब लेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। एक कॉलर सत्येंद्र जी हैं जिन्होंने हमें इटावा से कॉल किया है। सत्येंद्र जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो सत्येंद्र जी। जी जी मैडम जी नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ मैडम, हमारा प्रश्न ये है जी कि जैविक खेती में रासायनिक, जैसे अभी सामान्य फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, तो हम 3 साल में कैसे कम करें? क्या कम करें?
जैसे रासायनिक खादों का प्रयोग होता है फसलों में, तो हम जब जैविक खेती करें तो उसमें हम कैसे इन खादों को हटाएं? अच्छा ठीक है डॉक्टर राजीव, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप सवाल समझ रहे हैं इनका सर? मैं जो समझ पा रहा हूँ वो उनका प्रश्न ये है कि जैविक खेती में जब किसान भाई अग्रसर होता है तो उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग कम कैसे करें। मैं जो समझ पा रहा हूँ शायद ये प्रश्न है इनका। तो देखो, जब जैविक खेती की तरफ किसान भाई अग्रसर होते हैं तो उसका तो तरीका ये है कि बिल्कुल आपको रासायनिक इस्तेमाल ही नहीं करना, बिल्कुल प्रयोग बंद करना है। यदि किसान भाई यहाँ पर किसी प्रकार का उनको ये डाउट है कि भाई वो अभी जैविक खेती तत्काल प्रारंभ करने में असमर्थ है अपने निजी संसाधनों की वजह से, तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि शुरू के 1-2 वर्ष एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन अपना सकते हैं। जैसे कि यदि वो 100 किलोग्राम डीएपी प्रयोग करते हैं तो पहले 50 किलोग्राम डीएपी प्रयोग कर लें। इसके साथ साथ जो रासायनिक उर्वरकों के विकल्प है जैसे वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, नाडेप कंपोस्ट है, इस तरह का मात्रा करके इसको कर लें। लेकिन वो इस तरह का जो उत्पाद है वो जैविक उत्पाद नहीं कहलाएगा। जैविक खेती के लिए तो हमको जो रासायनिक पूरी तरीके से रसायनों को छोड़ना होगा। ठीक है सर, एक सवाल आप क्योंकि बात कर ही रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। जो गौतम हमारे दर्शक हैं जिन्होंने पहले एफपीओ से जुड़ा सवाल लिया था, उनका दूसरा सवाल है कि मल्टी लेयर फार्मिंग अगर करते हैं गर्मियों में तो उस वक्त जरूरी बातें क्या होती हैं? देखिए, मल्टी लेयर फार्मिंग का तात्पर्य यह है कि जब कई तरह के हम लोग सब्जियों के साथ साथ कुछ फल वृक्ष इस तरह से लगाते हैं तो सावधानी बेसिकली उसमें ये रखनी है। मल्टी लेयर जैसे खुद अपने प्रश्न में ही सब चीजें निहित है कि जो फसल आप चयन कर रहे हैं उनकी जो है ऊंचाई का एक अंतर होता है। तो समान ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बहुत छोटे होते हैं, कुछ फिर मध्यम हाइट के होते हैं, कुछ ऊंची उनकी हाइट होती है। इस प्रकार ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि फसल का चयन करते समय अलग अलग ऊंचाई के जो है पौधों का चयन करें। और दूसरी बात उसमें विशेष रूप से ये रखनी चाहिए कि ऐसी कोई फसल ना हो कि जो एक दूसरे के कीट अथवा बीमारी को जो है आकर्षित करे। तो ये चीज का विशेष रूप से हमको मल्टी लेयर फार्मिंग में ध्यान करना होगा। जी ठीक है। और सर गौतम जी का एक और सवाल था सर, मैं आपसे लेना चाहूंगी। ये जानना चाहते हैं कि जो आयुर्वेदिक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट्स, उसके बिजनेस से जुड़े इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो क्या ये भी एफपीओ में संभव है? बिल्कुल संभव है। और इस पर जैसे कि मैं कह सकता हूं कि लखनऊ में एक संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। तो अनुसंधान और विकास से संबंधित जो जितनी इसकी जानकारी है ये भी इससे भी प्राप्त कर सकते हैं, जो CSIR का हमारे संस्थान है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भी एक संस्थान आनंद गुजरात में है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट या औषधीय एवं सागंधीय पौध अनुसंधान निदेशालय। तो इससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर आपको मेडिसिनल प्लांट जो औषधीय फसलें हैं इनके जो उत्पादन से संबंधित सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा सकती है, क्योंकि समय कम है। और इस क्रम में अगर आप चाहते हैं, आज की जो जैविक खेती का भी जो विषय चल रहा है, तो औषधीय फसलों की जैविक खेती पर भी बहुत सी तकनीकें जो मानकीकृत की गई हैं और किसानों के लिए उपलब्ध हैं। तो इसको भी ये आप उपरोक्त संस्थाओं से संपर्क करके विस्तार से इसकी जानकारी ले सकते हैं, प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। डॉक्टर राजीव, मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर, कुछ और पॉइंट्स कम शब्दों में आप अंत में जैविक सब्जियों की खेती से जुड़ी कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि सम्मानित किसान भाइयों को जैविक खेती की मूल आवश्यकता है कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाना। और कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग करें। यदि गोबर की खाद की उपलब्धता कम है तो नाडेप कंपोस्ट एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत थोड़ी मात्रा में गोबर का प्रयोग कर आप बहुत अच्छी उच्च गुणवत्ता युक्त खाद प्राप्त कर सकते हैं। और एक विशेष रूप से जो हरी खाद, जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, यदि ढैंचे को आप हरी खाद के रूप में खेत में लेते हैं तो ये पोषक तत्वों का जो मुख्य पोषक तत्व है उनको देने के साथ साथ मिट्टी में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी उपलब्धता बढ़ाता है। और बेहद आश्चर्यजनक ढंग से बात तो यह है कि जितने भी मिट्टी जनित रोग हैं उनका जो है काफी हद तक प्राकृतिक नियंत्रण ये करता है।
तो इसलिए ढांचे के प्रयोग करने की मैं सलाह अवश्य दूंगा जैविक बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आपने यहाँ पर प्रस्तुत की। आशा करते हैं कि जो किसान अभी तक जैविक खेती, सब्जियों की जैविक खेती को लेकर आशंकित थे, उनके मन में सवाल थे, उनका जवाब ज़रूर आज के कार्यक्रम के बाद मिल जाएगा उन्हें, और वो भी जैविक खेती की ओर, जैविक सब्जियों की खेती की ओर आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए। और सर अब अंत में आपसे भी यही सवाल है, कम शब्दों में जानना चाहूँगी क्योंकि समय की कमी है, कि FPO से जुड़ी और क्या बातें हैं जो ध्यान रखनी आवश्यक है या फिर जानना बहुत ज़रूरी है उनके बारे में? चूँकि ये नया शुरुआत है सरकार की ओर से, तो मेरा सुझाव यही है कि जितने किसान उत्पादक संगठन जो बने हैं, और भारत सरकार का लक्ष्य है 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का। तो ऐसा नहीं है कि किसान उत्पादक संगठन अकेले हैं और सरकार या समाज उनको अकेले छोड़ देगा, ये बात नहीं है। धैर्य रखना बहुत आवश्यक है इस विषय पर, और अगर इकट्ठा होकर और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है, और सभी का इतना विश्वास, सरकार का भी विश्वास है कि हर एक किसान उत्पादक संगठन निश्चित रूप से सफल होगा। यही मैं कह सकता हूँ इस बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत आवश्यक है किसी भी संगठन के लिए, संगठन हो या फिर हम किसान उत्पादक संगठन की बात करें, कि एक साथ जुड़कर, और इसीलिए हम इनको कहते भी हैं कि सर सहकारिता के प्रिंसिपल पर ही ये काम करते हैं, और सहकारी का मतलब ही होता है कि साथ काम करना और साथ काम करके आगे बढ़ना। और जब ये सामुदायिक सहयोग के रूप में छोटे छोटे किसान एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो अपने आप में ही ताकतवर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप भी स्टूडियो में आए और बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में इतना ही, लेकिन अगला विषय क्या है आइए जान लेते हैं। अगले अंक का हमारा विषय है शरतकालीन फूलों की खेती, और साथ ही हम बात करेंगे मशरूम की खेती पर भी। इन दोनों विषयों से जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप अपने सवाल हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी ये नंबर आपके लिए उपलब्ध है 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल करें। और एक और जानकारी आपको दे दें कि अगर आप किसी वजह से हमारा कार्यक्रम आज शुरुआत से नहीं देख पाए हैं या फिर कोई जानकारी फिर से सुनना चाहते हैं तो तुरंत इस QR कोड को स्कैन करें, क्योंकि ये आपको ले जाएगा DD किसान के YouTube चैनल पर, जहां पर हेलो किसान के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं, आज के कार्यक्रम को भी दोबारा से देख सकते हैं, और DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube पर उपलब्ध हैं। इसी के साथ यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।